हेलो बेटा। वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अनुज बंसल। बेटा देखिए, हम लोगों का चैप्टर चल रहा था मनी एंड बैंकिंग, और आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो था बेटा, हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसके क्या क्या काम होते हैं। ठीक है। और ये हमारी लास्ट स्लाइड थी कि वो कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ये भी एक उसका फंक्शन था क्रेडिट कंट्रोल का, जिसमें था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में बहुत सारे थे, जैसे कि बेटा बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो, देन लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक। और क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट आ गया था हमारा, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट आ गया था, और मॉरल ससेशन आया। ठीक बेटे। अब हम लोगों को आगे चलना है, एक एक करके इन सबको समझते जाते हैं बेटे। ठीक है। बैंक रेट क्या होता है बेटा? देखिए, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर लॉन्ग रन विदाउट एनी सिक्योरिटी। एक, यहाँ क्या कह रहा है कि अभी कमर्शियल बैंक जो है ना, वो सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो कर रहा है। ठीक है। और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर रहा है। अब बात समझिएगा, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, इसे बैंक रेट कहते हैं। ठीक। यहां पर होता क्या है कि जो हमारा कमर्शियल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक से जो उधार ले रहा है ना, जो लोन ले रहा है, वो लंबे समय के लिए ले रहा है, मतलब फॉर मोर देन 1 ईयर, ऐसा मान लो आप। अब होता क्या है कि यहां पर जब वो 1 साल से ज्यादा के लिए लोन लेता है, कौन? कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से, तो उसे कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती। मतलब जैसे अभी आप और अपने जाते हैं बैंक से लोन लेने, तो बैंक क्या कहता है, साहब कुछ गारंटी दो। गारंटी के रूप में जैसे मान लो मैंने हाउसिंग लोन लिया, तो मैंने अपने घर के पेपर वहां गिरवी रख दिए कि साहब ये घर मेरा मॉर्गेज कर लो और इसके अगेंस्ट मुझे आप पैसा दे दो। ठीक। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी, उसके अगेंस्ट मैंने पैसा ले लिया, तो मैंने सिक्योरिटी दी बैंक को कुछ कि अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो आप मेरी एसेट को, मेरे घर को, मेरी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा वसूल लेना। लेकिन यहां पर जब सिक्योरिटी, मतलब ये कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है लंबे समय के लिए, तो उसको सिक्योरिटी नहीं देनी। सर लंबे समय के लिए भी ले रहा है, सिक्योरिटी भी नहीं देनी? हाँ बेटा, क्योंकि देखो अब बैंक को जो परमिशन मिली है वो सेंट्रल बैंक से ही मिली है। लंबे समय के लिए ले रहा है तो मतलब बहुत सारा ब्याज इकट्ठा हो जाएगा सेंट्रल बैंक के पास। और दूसरा, एक सिक्योरिटी ना लेकर सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो यहां पर अब ना ऐसा करता है कि सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई रखेगा। वो कह रहा है कि आप सिक्योरिटी मत दो, थोड़ा ज्यादा ब्याज दे दो, और पैसा भी लंबे समय के लिए ले। तो दिस इज कॉल्ड एज बैंक रेट। ठीक। अभी समझेंगे कि बैंक रेट की मदद से कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, या कैसे डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक। अब बात आती है कि सर इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो बेटा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब महंगाई आती है। ठीक है। चीजें जब महंगी होने लगती हैं, जनरली जो चीज आप और हम खरीदते हैं, वो सभी चीजें जब महंगी होने लगती हैं तो वो इन्फ्लेशन कहलाती है। अब ऐसे इन्फ्लेशन के टाइम पर क्रेडिट को कंट्रोल करना है ना, कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट करनी है आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को। तो वो क्या करेगा, देखो समझिएगा, यहां पर वो बैंक रेट को बढ़ा देगा। ठीक है। अब उससे क्या होगा बेटा, बैंक रेट बढ़ेगा तो डिस्करेज कमर्शियल बैंक टू बोरो। भाई एक चीज अभी ना, इसको आप अपने ऊपर लो कि कमर्शियल बैंक की जगह आप खुद को मानो, और आरबीआई की जगह कमर्शियल बैंक को। अगर मैं बैंक से लोन लेने जाता हूं, और मैं जब लोन लेने पहुंचा तो मुझे पता चला कि भाई ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं, तो हो सकता है कि मैं लोन कम लूं, हो सकता है मैं लोन ना लूं। अगर मेरी बहुत ही ज्यादा अर्जेंट नीड है देन इट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड नहीं है तो या तो मैं लोन नहीं लूंगा, या कुछ कम अमाउंट का ले लूंगा। ठीक है। डिमांड फॉर लोन फॉल्स, देखिए यहां पर लगा लॉ ऑफ डिमांड। जब चीजें महंगी होती हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो बेटा अभी यहां पर जब बैंक रेट, भाई उधार लेने की कीमत बढ़ गई, तो उसकी डिमांड कम हो गई। ठीक है। तो समझिएगा,
प्रीवियसली मतलब प्रीवियस मान लो कि बैंक रेट 10% था, इन्फ्लेशन आया तो 12% कर दिया कि भैया पहले हम आपसे 10% ब्याज लेते थे, अब हम तो 12% लेंगे। तो ये इन्फ्लेशन में क्रेडिट को इस तरीके से कंट्रोल किया गया। भाई जब 12%, जब सीधी सी बात है चीज महंगी मिल रही है तो बैंकों ने कम लिया, जब बैंक ने कम लिया तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्रिएशन, लोन कम हो गया। आगे चलते हैं। अब अगर कंडीशन आ जाए डिफ्लेशन की, इन्फ्लेशन महंगाई आना, डिफ्लेशन महंगाई ज्यादा घट जाना, ठीक है। तो अब यहां पर रिड्यूसेस बैंक रेट, इसका रिवर्स करते जाएंगे। अब चीज सस्ती हो गई तो भैया अब मैं खरीदने के लिए एनकरेज हो गया और यहां पर डिमांड बढ़ जाएगी। पहले 10% था मान लो और अब ब्याज दर हो गया घट के 8%। बैंक कह रहा है कि साहब लोन ले जाओ, लोन ले जाओ, ब्याज भी कम दे देना, ले जाओ। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो बेटा, इन्फ्लेशन के टाइम पर बेसिकली हो क्या रहा है, ऑलरेडी चीजों की डिमांड ज्यादा होती है। जब चीजों की डिमांड ज्यादा होती है तो उस केस में अभी ना लोन और ज्यादा बांट दोगे तो सबके पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। जब सबके पास पैसा ज्यादा आ जाएगा तो बेटा लोग क्या करेंगे, लोग चीजें ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे, तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो इसलिए बैंक रेट बढ़ जाता है, लोन लेने की कीमत बढ़ जाती है ताकि लोन कम लें लोग, डिमांड कम हो और इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाए। लेकिन डिफ्लेशन में रिवर्स हो जाता है। क्या होता है, डिमांड कम हो रही होती है, लोग चीजें कम खरीद रहे हैं, तो अभी बैंक कह रहा है आप लोन लेके जाओ साहब। अब जब मेरी जेब में बेटा पैसा होगा ना तो मैं चार चीजें खरीदूंगा। हम लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, व्हेन वी विल क्रिएट द डिमांड तो भैया डिफ्लेशन, जो इकोनॉमी गिर रही थी वो बच जाएगी। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो। यहां क्या लिखा है, इट इज द रेशियो या इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड और lend to or from commercial bank, lend to or from commercial bank for short run on some security deposit। देखो बेटा, वहां पर क्या हुआ था, वहां पर ना आपने किसमें, बैंक रेट में आपने क्या किया था बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा था जिसपे सिर्फ कमर्शियल बैंक बोरो कर रहा था सेंट्रल बैंक से, ठीक है। और दूसरी चीज, वहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं था, लॉन्ग रन के लिए था। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो में दोनों एक दूसरे से बोरो कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक भी सेंट्रल बैंक से बोरो कर सकता है और सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक से बोरो कर सकता है, ठीक है। अब बेटे क्या होता है कि ऐसा मानो कि कमर्शियल बैंक ने बोरो किया, किससे बोरो किया, सेंट्रल बैंक से, या सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक से। क्यों बोरो किया, किसी भी रीजन के लिए, लेकिन ये पैसा छोटे शॉर्ट रन में आपको वापस करना है। मतलब कि यू हैव टू, यानी कि बैंक चाहे सेंट्रल हो चाहे कमर्शियल हो, उसे जिससे उसने लिया उसे वापस देना है बहुत जल्दी। लेकिन इसमें अब सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाता है। तो बेटा जब सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाता है इसमें, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मुकाबले में बैंक रेट से कम होगा, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो विल बी लेस देन बैंक रेट। ठीक, अब रेपो रेट पढ़ो, इसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेट में आता है रेपो रेट। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड और सम सिक्योरिटी। ठीक है, यहां पर क्या होता है, रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो में एक होता है रेपो रेट, जिसमें सेंट्रल बैंक देता है कमर्शियल बैंक को पैसा, ठीक, और एक आता है रिवर्स रेपो रेट, जिसमें अब कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस पैसे को पार्क करता है, अपने सरप्लस पैसे को डिपॉजिट करा देता है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है, छोटे समय के लिए। तो रेपो रेट फॉर कमर्शियल बैंक बोरो करता है आरबीआई से, और रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक अपना पैसा डिपॉजिट करता है किसके पास,
आरबीआई के पास। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो यानी कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे अपने को क्या मतलब आरबीआई क्या करेगा, अगर इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, अगेन अभी रेपो रेट से क्या होता है, कमर्शियल बैंक पैसा लेता है, किससे लेता है, आरबीआई से। तो अभी पैसा नहीं लेगा, बोरो नहीं करेगा क्योंकि महंगा हो गया है। ठीक है, डिमांड कम हो गई। ठीक, वही पुराना एग्जांपल, पहले रेपो रेट मान लो 6% था, अभी कितना कर दिया आपने ने, 6.5% के साथ छोटे समय के लिए पैसा लेना है तो 6.5% पे मिलेगा अभी। अब बैंक कह रहा है नहीं साहब मुझे तो नहीं चाहिए। ठीक, ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाजार में लोन नहीं बटेगा। भाई सीधी सी एक बात समझ लो बेटा, अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा है तो वो आपको और मुझे लोन देगा, अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है तो वो मुझे और आपको लोन नहीं देगा। ठीक है बेटे, इतनी बात समझ में आती है। डिफ्लेशन में रिड्यूसेस रेपो रिवर्स रेपो दोनों, दोनों को कम करेगा बेटा, रेपो रेट को भी कम करेगा और रिवर्स रेपो रेट को भी कम करेगा। ठीक है, अभी इससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक पैसा बोरो करना शुरू करेगा आरबीआई से, डिमांड बढ़ेगी। पहले 6% मिल रहा था, अभी आपको 5.5% पे या 5% पे पैसा मिल जाए। ठीक, अभी इससे क्या होगा, अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाएगा और कमर्शियल बैंक आपको और मुझे पैसा लोन के रूप में देना शुरू कर देगा। अब आते हैं लीगल रिजर्व रेशियो पे बेटा। ठीक है, एलआरआर, ये ना बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश, legal compulsion for the banks to keep a certain minimum fraction of their deposit as cash। यहां पर क्या होता है बेटा, कमर्शियल बैंक के पास आपने और मैंने पैसा डिपॉजिट किया, तो अब इस डिपॉजिट का एक मिनिमम कुछ भी मतलब आरबीआई बताएगा, मान लो 10%, 10% कमर्शियल बैंक को कैश अपने लॉकर रूम में रखना होगा। ठीक है, कैश के रूप में रखना होगा अपने पास हमेशा अवेलेबल। ठीक है, द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एलआरआर, एलआरआर इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, समझ लीजिए, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर आपने पढ़ लिया, अच्छा अभी आप पढ़ेंगे कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है बेटा, ये क्या है, पूरा 100% क्या है बेटा, 100% है बेटा ये टोटल मिलाकर आपका डिपॉजिट। अब इस डिपॉजिट का कुछ पैसा आपको सीआरआर के रूप में रखना है, कुछ पैसा आपको एसएलआर के रूप में रखना है। ठीक, दोनों को मिलाकर सीआरआर और एसएलआर को मिलाकर बनेगा आपका एलआरआर। 2019 के हिसाब से सीआरआर की वैल्यू थी 4% और एसएलआर की वैल्यू थी 19.5%। इसका मतलब क्या है बेटा, मान लो 100 रुपए आपके पास आए, कमर्शियल बैंक है आप, 100 रुपए डिपॉजिट आया, तो 100 रुपए में से 4 रुपए तो आपको साहब रखने हैं किस रूप में, सीआरआर के रूप में, और 19.5% आपको रखने हैं अपने पास एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में। लीगल रिजर्व रेशियो समझेंगे, कैश रिजर्व रेशियो ये क्या होता है अब इसे देख लेंगे। देखिए इसका नाम से समझ लो, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, जितनी भी आपके नेट डिमांड डिपॉजिट्स हैं और टाइम लाइबिलिटीज हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपका सीआरआर बनेगा। ठीक है, बात आती है कि सर नेट डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है। देखो सर, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है दोज डिपॉजिट्स विच कैन बी डिमांडेड एट एनी टाइम। मतलब बेटा जैसे आपके सेविंग बैंक में पैसा पड़ा है, ये डिमांड डिपॉजिट है, कस्टमर जब चाहे तब डिमांड कर सकता है, रात के 12 बजे भी कर सकता है साहब,
एटीएम पे जाता है, अपना डेबिट कार्ड लगाता है और पैसा निकाल लेता है। तो डिमांड डिपॉजिट हुआ ना, जब उसने मांगा तब दिया आपने। और टाइम लाइबिलिटीज क्या होती है बेटा, जो कुछ समय के बाद आपको पे करनी होती है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट्स, इनका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये टाइम लाइबिलिटीज है। तो इन दोनों को मिलाकर जितना भी पैसा आया आपके पास, उसका एक परसेंटेज आरबीआई आपको बता देगा, दैट विल बी टर्म्ड एज सीआरआर। ठीक है। अब ये सीआरआर रखना कहाँ है आपको, अपने पास नहीं रखना। ये पैसा सीआरआर आप सीधा जमा कराते हैं किसके पास, सेंट्रल बैंक, आरबीआई के पास। ठीक है। इस फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, लिक्विड एसेट्स, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब आप ना सरकार की कुछ सिक्योरिटीज खरीदते हो, आरबीआई सिक्योरिटीज बेचेगा आपको, आप खरीदोगे उन सिक्योरिटीज को। ठीक। और ये ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं बेटा जिनको आप कैश में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप समझते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है बेटा। देखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है, इट इज अ रेशियो और परसेंटेज ऑफ नेट टोटल डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल लाइबिलिटीज, कमर्शियल बैंक, सॉरी। ठीक है, सेम वही चीज है। ये भी टाइम नेट डिमांड डिपॉजिट, अभी ये था नेट डिमांड डिपॉजिट, ये है टोटल डिमांड डिपॉजिट। ठीक। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिमांड डिपॉजिट तो होते हैं बेटा वो जो आपने जब चाहे तब लिए। टोटल डिपॉजिट्स में वो डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं बेटा जो नॉन डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब कि जो आपको कभी भी नहीं मिल जाएंगे, जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिलते हैं। ठीक। ये विच दे हैव टू कीप विद देम, अभी वो पैसा, देखिए सीआरआर तो रखा था आपने सेंट्रल बैंक के पास, एसएलआर आप अपने पास रखते हो। ठीक। ये भी लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखते हो। ठीक है। यहां पर क्या था, सीआरआर के रूप में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के आरबीआई को दे रहे थे। ठीक है। यहां पर ये सिक्योरिटीज आप अपने पास रखते हैं। चलिए, अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पर कैसे काम करेगा आपका ये सब देखिए। सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दो, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दो। अगर महंगाई चल रही है ना इकोनॉमी में, तो साहब आप इन्हें बढ़ा दो। एक काम करो, क्या होगा इससे, जब आप ये दोनों बढ़ाओगे तो लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विल रिड्यूस। लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस होने का मतलब क्या है, साहब देखो मेरे पास 100 रुपए आए थे, 100 रुपए में से 4 रुपए तो सीआरआर चला गया, 19.5 रुपए एसएलआर चला गया। समझिएगा, चलो मैं आपको लिख के समझाता हूं एक बार। देखिए, रिसीव्ड 100 रुपीज, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां पर बेटा कीप 4 एज सीआरआर एंड 19.5 एज एसएलआर। ठीक। अब ऐसा बचा कितना, देखो साहब 100 - 4 - 19.5 अगर हम करते हैं तो ये पैसा आपका बचेगा 90, ये आपका 20 माइनस कर दो तो 80, 80 में से 4 गया तो 76, 76.5 आपके पास बचा। आप बोले तो कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा साहब बचता है, 76.5 रुपीज। अब इस 76.5 रुपीज को कमर्शियल बैंक कैन गिव लोन्स ऑफ ₹76.5, क्योंकि जो पैसा मेरे पास है मैं सिर्फ उससे ही लोन दे सकता हूं बेटा। बात समझ में आ रही है, मेरे पास 76 रुपए 50 पैसे है, मैं 76 रुपए 50 पैसे का ही लोन दे सकता हूं। अभी क्या होता है, अभी ना यहां पर इन्फ्लेशन आ गया। अब जब यहां पर बेटे इन्फ्लेशन आ गया तो एक काम करो, सीआरआर एसएलआर बढ़ा दो। मान लो कि सीआरआर की वैल्यू जो है अब हो गई है कितनी, एक मिनट,
चलिए, सीआरआर की वैल्यू अब हो गई है मान लो 6%, और 6 रुपीज हो गया अब आपका। और एसएलआर मान लो अब हो गया 22%। ठीक है बेटा, 19.5 से 22% हो गया। तो अभी यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर समझना, यहां होगा 100 माइनस 6 माइनस 22। ठीक, तो अब कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा बचा है बेटा, 28 रुपए माइनस हो गया तो 72 रुपए बचे। तो अभी कितना लेंड कर सकते हैं हम, अभी हम 72 रुपीज उधार दे सकते हैं। समझिएगा बेटा, अभी अपने 100 रुपए में से अब अपने पास बचे ही 72 रुपए, तो अपने उधार भी 72 रुपए का ही, 72 रुपीज का ही दे सकते हैं। अब समझो बेटा, अब क्या होगा, जब आपने ये बढ़ाया तो आपकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो आप उधार दोगे भी कम। जब आप उधार दोगे कम, तो बेटा मतलब बैंक जब मुझे पैसे कम देगा तो मुझे कम मिलेगा, मैं कम खर्च करूंगा, मैं कम खर्च करूंगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में बेटे? देखिए, पहले मान लो 5% था, और अब मान लो आपने बढ़ाकर इसे कर दिया 6%। अब डिफ्लेशन के टाइम पर क्या होगा बेटा, दोनों को कम कर दो। हम हमने यार क्या करा था, हमने पहले 4 रुपए से 6 रुपए करा था। अभी अपने क्या कर रहे हैं, 4 रुपए से सीआरआर को कर रहे हैं 3 रुपए। ठीक है, और एसएलआर को अपने ने 19.5 से 22 पे ले गए थे अपने। अभी अपने क्या करेंगे, अपने 19.5 से इसको 18 पे ले आते हैं, चलो ठीक है। 18 प्लस 3 21, 100 रुपए आए, 21 रुपए अपने ने अलग कर दिए, जो कि अपने को कंपलसरी था अलग करना। ठीक, अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा 79 रुपीज। बेटे पहले बचा था 72 रुपीज, अभी अपने पास बचा 79। तो मैं लेंडिंग कैपेसिटी मेरी इंक्रीज हो गई, मेरी लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, आपको लोन ज्यादा मिलेगा। जब बेटे आपको लोन ज्यादा मिलेगा तो क्लियर है कि आप खर्च ज्यादा करोगे, आप खर्च करोगे तो मार्केट से डिफ्लेशन खत्म कर दोगे आप बेटा। ठीक है, पहले 5% था, अभी घटा दिया है अपने ने, 4% कर दिया। ठीक, आती है इतनी बात समझ में? देखिए, कोई भी बेटा आप लोगों को डाउट होता है तो प्लीज आप हमसे डायरेक्टली पूछ लें, क्योंकि आप अगर नहीं पूछते हैं तो आपका नुकसान होगा बेटा। ठीक, तो इसीलिए टाइम रहते ही पूछ लीजिएगा जहां भी आपको समस्या। अगला है बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटा, देखिए यहां पर क्या कहते हैं, ये दिस इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। ठीक है, इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक। बात समझ में आ रही है? अभी सेंट्रल बैंक खुद खरीद रहा है। अभी तक तो वो क्या कर रहा था, वो सारा काम ऐसे कर रहा था, वो हर चीज इंपोज कर रहा था कमर्शियल बैंक के ऊपर, और कमर्शियल बैंक कर रहा था हमारे साथ। अभी क्या हो रहा है, अभी ये डायरेक्ट मार्केट में आ गया है, आपके और मेरे सामने आ गया है अब सेंट्रल बैंक। ठीक है, समझिएगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ये मुझे और आपको बेचेगा, या आपसे और मेरे से खरीदेगा, ये लालच देगा बेटे। ये देख रहा है इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सिक्योरिटीज को बेचेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसने सिक्योरिटीज बेची, रिड्यूस द क्रेडिट कैपेसिटी टू ऑफर लोन्स। ठीक, क्या होगा, आपको और मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। आपने और मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली, कमर्शियल बैंक ने सिक्योरिटीज खरीद ली, तो क्या होगा, आपके मेरे पास और कमर्शियल बैंक के पास क्या अवेलेबल हुआ, अब हमारे पास तो बची सिक्योरिटीज। पैसा किसके पास चला गया, पैसा चला गया बेटा आरबीआई के पास। ठीक है, अब आरबीआई के पास पैसा चला गया, वो पैसा हो गया ब्लॉक। तो अब क्रेडिट यानी कि लोन देने की कैपेसिटी कम हो गई बैंक की। क्यों? क्योंकि बैंक का पैसा भी आरबीआई के पास चला गया, और आप और मैं जो डिपॉजिट के रूप में जाके बैंक को पैसा देते, वो भी कहां गया, वो भी हमने आरबीआई को दे दिया, क्योंकि हमें सिक्योरिटीज मिल रही थी। ठीक है, और डिफ्लेशन के टाइम पर उल्टा करेगा, ये हमसे खरीदेगा, हमसे बैंक से खरीद लेगा। ठीक है,
परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और इससे क्या होगा, इंक्रीज द क्रेडिट कैपेसिटी टू ऑफर लोन। अभी बैंक के पास पैसा आ गया ना बेटा, बैंक का जो पैसा आरबीआई के पास जमा था, अब वो पैसा बैंक के पास आ गया, क्योंकि बैंक ने सिक्योरिटी बेची। जब बैंक ने सिक्योरिटी बेची तो बैंक को पैसा मिला, बैंक को पैसा मिला तो बैंक अब उससे आपको और मुझे लोन देगा, ठीक। आगे चलिए, ये सब थे बेटा क्या आपके क्वांटिटेटिव, अब पढ़ेंगे क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, देखिए मार्जिन क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट बोरोड अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी। आप और मैं गए साहब लोन लेने बैंक के पास, मैंने कहा कि साहब मुझे लोन चाहिए, बैंक ने कहा मिल जाएगा। सिक्योरिटी, मैंने कहा एक प्रॉपर्टी पड़ी है अपने पास, उसके अगेंस्ट लेंगे, ठीक है। अब बैंक ने वैल्यूएशन कराई प्रॉपर्टी की, अब वैल्यूएशन में प्रॉपर्टी की कीमत आई बेटा मान लो 1 करोड़ रुपए। अब उस 1 करोड़ के अगेंस्ट बैंक ने कहा साहब आपको मिलेंगे 80 लाख रुपए। अब ये जो बीच का डिफरेंस है 20 लाख, दिस इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। बैंक क्यों लेता है मार्जिन, कि अगर फ्यूचर में बोरोवर ने लोन रीपे नहीं करा और किसी वजह से प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यू कम हो जाए तो बैंक को लॉस कम से कम हो। दिस इज द रीजन व्हाई दे टेक मार्जिन। 100% वैल्यू कभी भी नहीं देगा बैंक आपको, आपकी प्रॉपर्टी की 100% वैल्यू जितनी भी होगी उतना लोन नहीं देगा, ठीक। और ये हमेशा बहुत छोटी सी एक फिगर होती है, ठीक है, और इसको आरबीआई ही फिक्स करता है। देखिए टोटल एसेट वैल्यू 100, 80% दिया, 20% इज द मार्जिन। इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्जिन बढ़ाएगा ताकि आपको पैसा कम मिले। देखो क्या हुआ, अभी 20% था तो आपको 100 रुपीज के बदले में मिले 80 रुपीज। अभी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, कर दी 25%, 80 की बजाय मिलेंगे 75। पहले आप 80 रुपए खर्च करते, अभी आप 75 करोगे। पहले आप 80 रुपीज से डिमांड इंक्रीज करते, अब 75 से करोगे, तो कुछ तो कंट्रोल कराना इन्फ्लेशन को, ठीक है। डिफ्लेशन के टाइम पे रिक्वायरमेंट कम करो, रिड्यूस, इससे क्या होगा आपको ज्यादा पैसा मिल जाएगा। 20% था पहले, अब 15 कर दो, पहले 80 मिल रहा था, अब 85 दे दो, तो आप ज्यादा खर्च करोगे, ठीक। मॉरल ससेशन क्या होता है बेटा, ये मॉरल ससेशन देखिए, रिटन और ओरल एडवाइस बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक, ये क्यों देता है, ताकि आप अपने क्रेडिट को या तो कम कर सको या बढ़ा सको। ये रिटर्न भी हो सकती है, ओरल एडवाइस भी हो सकती है, कैसी भी एडवाइस जो भी आरबीआई से कमर्शियल बैंक की तरफ आ रही है रिगार्डिंग कंट्रोलिंग द क्रेडिट इन द इकोनॉमी इज नोन एज मॉरल ससेशन। बट कंट्रोलिंग द क्रेडिट का मतलब है चाहे उसे बढ़ाना हो तो भी कंट्रोल करना है, चाहे उसे घटाना हो क्रेडिट को तो भी उसे हम कहते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या होता है बेटा, इन्फ्लेशन के टाइम पर persuades members not to advance credit for speculative, ठीक है। मतलब कि देखिए स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं कुछ, मतलब सिर्फ ऐसी ट्रांजैक्शंस जो मुनाफा कमाने के लिए की जाए, ठीक है। मतलब जिससे कोई भी फैक्टर सर्विस जनरेट या फैक्टर गुड्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शन हो रही है ताकि कुछ मुनाफा फ्यूचर में कमाया जा सके, ठीक। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए लोन देने के लिए मना कर देता है, यानी कि कुछ चीजों को स्पेसिफाई कर देगा कि भाई अगर आपके पास लोन मांगने आता है व्यक्ति तो आपको इन कंडीशंस पे लोन नहीं देना, या इन कामों के लिए कुछ स्पेसिफाई कर देगा काम कि इन कामों के लिए आप कोई लोन नहीं दोगे। और डिफ्लेशन के टाइम पर वो कहता है कि दे दो, ठीक है, सब तरीके के लिए लोन दे दो, बस इकोनॉमी में पैसा पहुंचा दो किसी भी तरीके से। देखो बेटा इन्फ्लेशन के टाइम पर होता है पैसे को बाहर निकालो इकोनॉमी से,
ब्लॉक करो, पैसा ब्लॉक होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो महंगाई भी कम हो जाएगी। और डिफ्लेशन के टाइम पर पैसा डिपॉजिट करो इकोनॉमी के अंदर, सो दैट लोगों के पास भी ज्यादा पैसा हो। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे। अब जब वो डिमांड ज्यादा करेंगे बेटा, तो बहुत सीधी सी बात है कि डिफ्लेशन खत्म हो जाएगा। अब आता है आपका क्रेडिट रेशनिंग, ये समझ लीजिएगा। फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट्स फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए लिमिट सेट कर देना, साहब इतना पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। दैट इज नोन एज क्रेडिट रेशनिंग। इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या करना है बेटा, रिड्यूस कर दो कोटा, जितना भी आपने कोटा फिक्स किया है, जितनी भी आपने अमाउंट सैंक्शन कर रखी है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए या किसी भी सेक्टर के लिए, उसे कम कर दो। कि नहीं, पहले हम 100 करोड़ रुपए देते थे, अब हम 80 करोड़ देंगे। और डिफ्लेशन के टाइम पे इस कोटे को इंक्रीज कर दो, पहले 100 करोड़ देते थे, अब 120 करोड़ दे देंगे साहब। ठीक, वही वाली बात है, इन्फ्लेशन के टाइम पर पैसा खींचना है ताकि डिमांड कम हो, और डिफ्लेशन के टाइम पर पैसा डिपॉजिट करना है, इंजेक्ट करना है इकोनॉमी के अंदर, सो दैट कि आपका डिफ्लेशन रिड्यूस हो, ताकि भाई डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपका डिफ्लेशन भी कम हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटे। अब आगे अपना आता है टॉपिक कमर्शियल बैंक्स का। कमर्शियल बैंक क्या होता है बेटा, देखिए जैसे सेंट्रल बैंक था ऐसे ही एक कमर्शियल बैंक आएगा। कमर्शियल बैंक इज द बैंक विद विच वी डील। ठीक, देखिए ये क्या करता है, इसके दो मेन काम होते हैं, आपसे डिपॉजिट्स लेना और आपको लोन्स एडवांस करना। इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, आप और हम पब्लिक है, हमसे जो फंड्स मिल रहे हैं वो डिपॉजिट्स, ठीक है, एक्सेप्टिंग आगे डिपॉजिट्स। ठीक, दूसरा काम, गिव्स लोन एंड एडवांसेस टू दोज हु नीड देम। ठीक है, ऐसा लोन के रूप में आपको देता है जब आपको और मुझे जरूरत होती है, और जब आपके और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो बैंक वही पैसा हमसे एज डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ठीक, अब बेटा देखिए जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं। प्राइवेट पब्लिक बैंक, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, देन आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, देन आपका पंजाब एंड सिंध बैंक है, ये पब्लिक बैंक है। ठीक, फिर आते हैं आपके प्राइवेट बैंक, जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, ये सब आपके प्राइवेट बैंक है। फिर आते हैं आपके फॉरेन बैंक, डच बैंक, HSBC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी है बेटा। ठीक है, आपके आसपास देखिएगा, आपके आसपास ये सारे बैंक्स अवेलेबल हैं। HSBC का और डच का देखिए, अगर आप लोकल मतलब आसपास के हैं, ठीक, आसपास बोले तो यूपी के आसपास के लोग हैं, तो बेटा HSBC और डच की तो आसपास क्षेत्र में कोई ब्रांच नहीं है, दिल्ली में आपको सारी ब्रांचेस मिलेंगी। ठीक, HDFC, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक आपको आपके आसपास देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ लीजिए सेंट्रल बैंक और इसका डिफरेंस। फिर अपनी क्लास ये वाली यहीं पे खत्म करते हैं, आगे का चैप्टर अगली क्लास में कर लेंगे, थोड़ा सा ही बचेगा। ठीक है, तो अब अपने समझ लेते हैं डिफरेंस क्या है। नेचर, सेंट्रल बैंक अपेक्स इंस्टीट्यूट माना जाता है, कमर्शियल बैंक ये हमारे से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, मनी में डील करता है, लोन हमें देता है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन करता है। मैनेजमेंट वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कंट्रोल करते हैं, प्राइवेट बैंक्स भी है हमारे पास और गवर्नमेंट बैंक्स भी है। करेंसी इशू, सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली है नोट्स इशू करने की, कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। सेंट्रल बैंक की पब्लिक डीलिंग नहीं होती, आप और मैं नहीं जा सकते रिजर्व बैंक में डीलिंग करने। हम लोग जनरली कहाँ डील करते हैं, पब्लिक कहाँ डील करती है, कमर्शियल बैंक। ठीक, फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन होता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये कमर्शियल बैंक जो होता है ये डील करता है, आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, RBI से लेके आपको दे देगा। आपके पास एक्स्ट्रा है फॉरेन एक्सचेंज, आपके पास कहीं से पेमेंट आई है
तो आपसे वो पेमेंट लेकर आरबीआई तक पहुंचा देगा, ये डीलिंग करेगा उसमें, ठीक है। सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, और देखिए साहब कमर्शियल बैंक चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे फॉरेन हो, इन सब का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। आती है बात समझ में बेटा यहाँ तक की? ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं बेटा। जिसको भी जो भी समस्या हो प्लीज आप हमें कमेंट कर कर पूछ लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।